हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का हाइडर प्लस का मैच, जो कि होने जा रहा है लेस्टर और वारविकशायर के बीच में। तो ये मैच जो है होने जा रहा है ग्रेस रोड लेस्टर में, जो कि लेस्टर का घर है। लेस्टर का सेकंड लास्ट जो मैच था डरहम के अगेंस्ट में, वो मैच हमने खेला था और काफ़ी अच्छा गया था रिजल्ट हमारा। वारविकशायर वन ऑफ द टीम्स हैं काउंटी सर्किट में जिनके बारे में मुझे थोड़ा कम आइडिया है। मैं पर्सनली इनके मैचेस ज़्यादा खेलता नहीं हूँ। आपने देखा ही होगा जितने मैचेस के हमने वीडियो कवर करे हैं, मैंने कोशिश करा है कि वारविकशायर, नॉर्थहैम्पटनशायर, नॉटिंघमशायर ऐसे जो टीम्स हैं इनको मैंने मोस्टली अवॉइड ही करा है। रीज़न क्या होता है कि मेरा जितना पर्सनल एक्सपीरियंस है बताता हूँ मैं कि मेजॉरिटी ऑफ द वारविकशायर के जो मैचेस होते हैं ना, वहाँ पे आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। इन्फॉर्मेशन का मतलब मैं कह रहा हूँ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, मतलब कुछ ऐसे प्लेयर्स या कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशंस जो आपके लिए काम पे आ सकें, और जो ऑब्जर्वेशंस आपको मिलती है वो भी आपके बहुत ज़्यादा काम पे आने वाले में से है नहीं। ठीक है, ये एक पॉइंट है। और दूसरी बात यह है कि इनकी टीम में बहुत चेंजेस होते रहते हैं। और तीसरी बात यह है कि जो आपको मिलता भी है ना, वो भी बहुत ज़्यादा काम पे यहाँ पे आता नहीं है। तो कम्प्लीटली कॉमन सेंस, कुछ हद तक आप रिकॉर्ड्स का यूज़ कर सकते हो, काम पे आए नहीं आए आपके लिए वही बेसिस होता है। कम्प्लीटली कॉमन सेंस और कुछ हद तक सिलेक्शन परसेंटेज देख के ही हमें यहाँ पर जाना पड़ता है। और इसीलिए वारविकशायर एक वन ऑफ द टीम्स है जिनके मैचेस में ज़्यादा खेलता नहीं हूँ। आपने नोटिस करा होगा अभी तक जितने भी मैचेस हमने कवर करे हैं उनमें से एक भी मैच वारविकशायर का नहीं आया है। और मैं कोशिश भी फ्यूचर में यही करूँगा कि इनके मैचेस में ज़्यादा ना ही खेलूँ। आज सिर्फ 3 मैचेस हैं, उनमें से 2 मैचेस मतलब हैं रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जहाँ पर हम कुछ कर सकते हैं, उनमें से ये एक है। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, क्या हम कर सकते हैं। वारविकशायर के मैचेस हमने पहले कवर नहीं करे हैं तो उनके बारे में थोड़ा आइडिया आपको देते हैं। पिछले सीजन में सेंट्रल ग्रुप में तीसरे स्थान पर वो थे। काफ़ी अच्छी टीम है वारविकशायर, भले ही इनकी टीम में बहुत बड़े बड़े नाम नहीं होते हैं कभी भी, लेकिन एज ए यूनिट वो काफ़ी अच्छा करते हैं। कुछ सीजन परफॉर्मर्स इनकी टीम में हमेशा ही रहते हैं। आखिरी 5 मैचों की बात करें तो वारविकशायर 3-2 से आगे चल रही है। यहाँ पे इस फिक्चर में आपको दिख जाएगा। लेस्टर का घर होता है ये, लेकिन उतने अच्छे रिकॉर्ड्स इनके हैं नहीं। और काउंटी में उतनी बड़ी टीम लेस्टर मानी भी नहीं जाती है। इनकी टीम को भी अगर आप ऑन पेपर देखेंगे आपको ये समझ आ जाएगा। पिछले सीजन में ये कुछ परफॉर्मर्स थे जिनमें से सैम हैन बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड एक प्लेयर हैं। मतलब काफ़ी दिनों से, मेरे ख्याल से 2-3 साल से ये जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिए जा रहे हैं ना, इंग्लैंड के 2 मैचेस के में मैंने बहुत कम प्लेयर को ऐसे देखा इतना कंसिस्टेंट होते। इस सीजन में भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और इसीलिए हमेशा ही ये आपके स्मॉल लीग में पार्ट होते हैं। जब भी वारविकशायर का मैच हो, चाहे वो 0 करे चाहे वो 100 करे। और ये बॉलिंग पे अगर हम बात करें तो ओली स्टोन जो स्क्वाड में अवेलेबल है, खिलाएंगे या नहीं ये देखना पड़ेगा। ब्रेसनन, लिनलर, ये कुछ प्लेयर्स हैं। देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो क्या होता है, क्या कुछ हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, देखो लेस्टर में मैच हुआ, वारविकशायर ने बनाया था 187। ठीक है, सैम हेन के आपको स्कोर्स दिख जाएंगे। पार्किंसन के 2 विकेट्स, लेस्टर चेज नहीं कर पाई। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से ना ही बैटिंग से ना ही बॉलिंग से कोई अवेलेबल है। देखिए 2017 का मैच है, हमने 2016-15 के मैचेस में भी देखा है कुछ नाम कॉमन आते हुए, यहाँ पर एक भी नाम कॉमन नहीं। और ये चीज़ मतलब अगर मैं वारविकशायर के मैचेस को कवर करता रहूँगा आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, और यही एक रीज़न है जिसके लिए मैं इनको अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, तो जो भी हो, वारविकशायर की बैटिंग यहाँ पर अच्छी हुई थी, लेस्टर शायद चेस नहीं कर पाई। उसके बाद ये हुआ था बर्मिंघम में, जो कि वारविकशायर का घर है। लेस्टर ने यहाँ पर बना दिया 200 के ऊपर रन। इस बार लेस्टर की तरफ से कोई प्लेयर अवेलेबल नहीं है। बॉलरों में से आपको ये कुछ बॉलर दिख जाएंगे। पार्किंसन यहाँ पर भी 4 विकेट निकालते हुए दिखेंगे आपको, और एकरमैन के साथ, जो कि इस में काफ़ी खराब फॉर्म पे चल रहे हैं। कैलम पार्किंसन मतलब मेरे ख्याल से अभी तक एक ही मैच में शायद 1 या 2 मैच में उन्होंने शायद विकेट निकाला होगा, खास कुछ अभी तक करा नहीं है उन्होंने। इस बार भी बैटिंग फर्स्ट टीम जीती है और इस बार लेस्टर की टीम यहाँ पर जीत पाई थी। उसके बाद वापस आ गए हम लेस्टर के ग्राउंड पर जहाँ पर आज का मैच होने वाला है। तो आपको वोक्स दिख जाते हैं, ओली स्टोन दिख जाते हैं। ये स्क्वाड का पार्ट है, खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे ये देखना पड़ेगा। लेस्टर की बैटिंग यहाँ पर अच्छी नहीं हुई थी। ठीक है, और वारविकशायर ने यहाँ पर रन चेस कर लिया था। फिर से आपको हेन दिख जाते हैं होस के साथ, जो आखिरी मैच में और आखिरी 1-2 मैच में खेले नहीं थे शायद। और बैटिंग यहाँ पर भी वारविकशायर की बहुत ही ज़्यादा अच्छी हुई थी, 14 ओवर में ही उन्होंने रन चेस कर लिया था। और यहाँ पर भी आपको उनकी बैटिंग अच्छी होती है, दिखे है 187 उन्होंने बनाया था बैटिंग फर्स्ट करते हुए। अगला मैच फिर से बर्मिंघम पे हुआ और यहाँ पर आप फिर से लेस्टर के बैटिंग को देख सकते हैं कोलाप्स करते हुए। ये कुछ प्लेयर्स थे जिन्होंने परफॉर्म करा और ये कुछ बॉलर्स से ज़्यादा अवेलेबल कोई भी नहीं है। यहाँ पर भी आपको स्कोर करते हुए दिख रहे हैं पोलॉक के साथ, और पार्किंसन का यहाँ पर भी 1 विकेट है। और वारविकशायर ने फिर से इजीली चेस कर लिया। जो वारविकशायर मैचेस जीत रही है ना, एक तरफा, मतलब जो भी टीम जीत रही है, वारविकशायर ने अभी तक 4 जो मैचेस हमने देखे हैं, जो भी टीम जीत रही है एक तरफा जीत रही है। ठीक है, लेस्टर जीता तो वो 200 के ऊपर रन बनाया, वो जीत गया। 200 के ऊपर रन बनाया, 100 के ऊपर डिफरेंस से जीते। और बाकी जो 2-3 मैच हम देख रहे हैं वारविकशायर ने जीत हासिल करा, वहाँ पर भी वो इजीली जीत रहे हैं।
और आखिरी जो मैच हुआ था इन दोनों टीमों के बीच में, लेस्टर ने यहाँ पर बनाया था 189, ठीक है। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको लिली दिख जाएंगे, हिल दिख जाएंगे, ब्रूक जो भी इस फिक्चर में कुछ विकेट्स निकाल रहे हैं, लेकिन फिलहाल तो जा नहीं रहा है इनको। वार्विक से देखिए, फिर से देखिए एक तरफा मैच, ठीक है। लगभग 55 रन डिफरेंस से यहाँ पर जीत गई लेस्टर की टीम, जो कि काफ़ी बड़ा डिफरेंस होता है T20 सर्किट में। सैम हेन फिर से, होस फिर से, कॉलिन एक्करमैन ने कुछ यहाँ पर कमाल का ही कर दिया था इस मैच में। 7 विकेट उन्होंने निकाले थे। वैसे भी उनका नाम आप देख ही रहे हैं, कुछ रन करके वो बना चुके ही हैं। विल डेविस और ग्रिफिथ के भी यहाँ पर विकेट्स थे, ठीक है। तो जो हम देख पा रहे हैं कि एकदम एक्सट्रीम फिक्सचर रहा है ये, जो भी टीम जीती है, अगर बैटिंग चेस करते हुए वो जीत रहे हैं तो 8 विकेट 7 विकेट से जीत रहे हैं, और अगर डिफेंड करते हुए जीत रहे हैं तो 50 के ऊपर रन के वो जीत रहे हैं। कोई क्लोज इनकाउंटर हुआ ही नहीं है अभी तक, ठीक है। अभी तक मैं कह रहा हूँ, मतलब आखिरी 5 मैचों में। हो सकता है आज वो हो जाए। कुछ नाम आपके सामने आए हैं, जिनमें सैम हेन आप नोटिस कर सकते हैं, कॉलिन एक्करमैन कुछ ना कुछ करे जाते हैं, और आखिरी जो मैच इस ग्राउंड में वो खेल के गए हैं इस टीम के अगेंस्ट में, वहाँ पर बहुत ही बढ़िया काम करके वो गए थे। 7 विकेट निकाला था, मतलब 4 ओवर के स्पेल में 7 विकेट बहुत बड़ी बात होती है, तो वो उन्होंने करा था। अभी ये 1 in a million ओकेशन ही है, आप उम्मीद नहीं कर सकते फिर से ऐसा कुछ होगा, लेकिन मेमोरी अच्छा हो सकता है कॉलिन एक्करमैन का, और वैसे भी आप इनको टीम में लेने वाले हैं ही। हिट ट्विट में ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है, जैसे कि आप वार्विक के मैचेस में उम्मीद कर भी सकते हैं, लेकिन जितने हैं जो हैं वो यही हैं। जिन्हें सैम हेन का आपने नाम देखा है, एक्करमैन का नाम देखा है, ब्रूक के भी कुछ विकेट्स हैं, कुछ मैचों में उन्होंने एक आध विकेट निकाला हुआ है। विल रोड्स जो पहले बॉलिंग करवाते थे, अभी तो उनको बॉलिंग नहीं दी जा रही है, तो यही है। बाकी ज़्यादा कुछ यहाँ पर बताने के लिए नहीं है ओवरऑल। और पार्किंसन के हमने पहले 1-2 मैच विकेट देखे थे, उसके बाद से इनका भी कुछ खास नहीं है, तो रिकॉर्ड्स तो आपके पास कुछ ज़्यादा होंगे नहीं जिनके ऊपर आप कुछ काम कर सकते हैं। हेड टू हेड बताने के लिए कुछ नहीं है। अभी आ जाते हैं ग्राउंड के बारे में। देखिए, हेड टू हेड में ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं क्लियर सी बता रहा हूँ, जितना है जो है मैंने आपको दिखा दिया है। ये चीज़ आपको ईजिली समझ में आ रही होगी कि ये एक एक्सट्रीम फिक्सचर रहा है। और एक और चीज़ जो आप नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पर जो आखिरी मैच हुआ था लेस्टर में, यहाँ पर वार्विक का बैटिंग कोलैप्स हुआ था 134 पर, जिसका लीड किया था एक्करमैन ने। 7 विकेट्स निकाले थे। देखिए, ये 1 in a million लोकेशन है, ठीक है। 10 में से 7 विकेट कोई एक बॉलर निकाल रहा है T20, वो बहुत बड़ी बात होती है। उसके अलावा अगर हम लेस्टर के मैचेस देखेंगे ना, तो आपको दिखेगा वार्विक का रिकॉर्ड अच्छा रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखिए, उन्होंने चेस किया यहाँ पर, 14 ओवर में 146 बना दिए, मतलब धुआं भर दिया था बिल्कुल बैटिंग से। उसके बाद यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे लेस्टर में, तो वार्विक ने 187 बनाया था, और हर मैच पे ही हेन का कुछ ना कुछ स्कोर रहा है, ये एक और कॉमन चीज़ है। और वार्विक मतलब 2-1 से आगे हैं। अगर हम लेस्टर के मैचेस की बात करें तो हेन का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहा है यहाँ पर। 57 मतलब बेसिकली लेस्टर के ही मैचेस में उनका स्कोर रहा है। यहाँ पर भी 27 नॉट आउट, और बाकी ग्राउंड से उतना शायद नहीं। और यहाँ पर जो लास्ट मैच हुआ था, यहाँ पर भी 61। तो हेन यहाँ पे हमेशा ही कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करे जा रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। वैसे भी यूनिवर्सल पिक है, तो इनका कुछ एक्स्ट्रा फ़ायदा लेने के लिए आपको इनको कैप्टन फैसिलिटी बनाना पड़ेगा, नहीं तो ज़्यादा कुछ आपको फ़ायदा मिलने वाला है नहीं। तो यही कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। यही कुछ चीज़ें हैं जो हमें हेड टू हेड से मिल रही हैं, इससे ज़्यादा आप कुछ एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते। ग्राउंड के बारे में बात करते हैं और देखते हैं इस ग्राउंड पे एक्चुअली में होता क्या क्या है। देखिए, लेस्टर बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स यहाँ पर होल्ड नहीं करती है, तो क्या रीज़न रहा है कि वो थोड़ा पीछे है, देख लेते हैं, ठीक है। यॉर्कशायर के साथ मैच हुआ लेस्टर का, यॉर्कशायर ने बनाया 188, लेस्टर ने चेस कर लिया। लीड किया किसने? पिछले सीजन में जो डेरानी खेलते थे वो, साथ में आरन लिली और एक्करमैन, साथ में बेन माइक के भी कुछ रन्स हैं। बेन माइक थोड़ी सी बैटिंग कर लेते हैं, यही इनके लिए एडेड एडवांटेज है कि जिस दिन वो विकेट लेके जाएंगे ना, उस दिन आपका उनका जो मतलब परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छा दिख जाएगा। अभी देखिए, स्मॉल लीग में रहने वाले प्लेयर ये है नहीं, लेकिन अगर आप बड़ी लीग खेल रहे हो, मिनिमम 7-8 टीम बना रहे हो, तो बेन माइक को कॉन्सिडर करके रखना, ठीक है। वो बैटिंग से जितना मौका मिल रहा है 20, 25, 30 करके बना रहे हैं, बॉलिंग भी उनको 2 ओवर 3 ओवर मिल ही जाती है, तो वहाँ से अगर एक आध विकेट निकाल लेते हैं तो काफ़ी अच्छे पॉइंट स्कोरर बन सकते हैं। तो ये मैच जो हुआ हाई स्कोरिंग इनकाउंटर हुआ, विकेट्स भले ही गिरे, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं लेस्टर ने जिद कर लिया। अगला मैच अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर डर्बीशायर का मैच था, 147 बना, जिसको लीड किया था ग्रिफिथ ने, साथ में पार्किंसन, जो कि इस सीजन में बिल्कुल भी टच पे नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन इनका जो कैलिबर है, इनका जो हिस्ट्री रहा है, हमेशा इनको सपोर्ट करता है, और इसीलिए आपने नोटिस करा होगा कि देयर इज़ ए रीज़न कि ड्रीम 11 ने अभी तक इनका क्रेडिट जो है कम नहीं करा। नहीं तो आप देख सकते हैं कि जो प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ड्रीम 11 मतलब तुरंत उनका क्रेडिट बढ़ा देती है, लेकिन अभी तक और ख़राब खेलने वालों को डाउन भी कर देती है। लेकिन कुछ प्लेयर्स हैं जो लगातार ख़राब परफॉर्मेंस करने के बावजूद भी ड्रीम 11 ने क्रेडिट कम नहीं करा है। तो कैलम फर्ग्यूसन उनमें से है। आपने देखा होगा पिछले मैच में सॉमरसेट की तरफ से मैक्स वॉलर के बारे में हमने कहा था, लगातार फेल हो रहे थे, स्मॉल लीग में कोई भी कंसीडर नहीं कर रहा था, हमने भी नहीं करा, रिस्क हो जाएगा सोच के, लेकिन देखा आपने 2 विकेट निकाला था उन्होंने, काफ़ी अच्छे फिगर्स के साथ वो भी। तो जो भी हो, वो मैच तो गया, जाने दो।
तो लेस्टर का बैटिंग यहाँ पर देखिए 4 विकेट ही गिरे, लेकिन वो रन चेस नहीं कर पाए। ठीक है, यहाँ पर कोई भी करंट स्क्वाड में अवेलेबल नहीं है और पेसर्स का अपर हैंड। अगला मैच हुआ नॉटिंघमशायर के अगेंस्ट में, यहाँ पर 162 बनाया नॉटिंघमशायर ने। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको पार्किंसन दिख जाएंगे 2 विकेट, बाकी ये कुछ बॉलर से लेस्टर की तरफ से यहाँ पर एकरमैन और लिली यहाँ पर आपको दिख जाते हैं। लिली की बॉलिंग यहाँ पे काफ़ी काम पे आ जाती है। मतलब क्या है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, लेस्टर ज़्यादा तो जीतती नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अगर बैटिंग से अगर जीतते हैं तो अलग बात है, लेकिन जब जब उन्होंने बॉलिंग से अच्छा कुछ करा है ना, उनके स्पिन डिपार्टमेंट ने हमेशा ही कुछ ना कुछ रोल रखा है। ये देखा गया है ना सिर्फ इस ग्राउंड पे बल्कि ओवरऑल। और स्पिन डिपार्टमेंट को उनकी तरफ से लीड हिस्टोरिकली करते थे एकरमैन और पार्किंसन, और आरन लिली भी रिसेंटली इनकी बॉलिंग कुछ मैचों में काम आ रही है। आपने देखा होगा डरहम के अगेंस्ट में जो मैच हुआ था। तो जो भी हो, यहाँ पर 162 चेस हो गया था और यहाँ पर आपने देखा कि 147 पे रोक दिया था। स्लो बैटिंग के चलते यहाँ पर हारना पड़ा था लेस्टर को, नहीं तो विकेट्स तो ज़्यादा गिरे नहीं थे। उसके बाद यहाँ पर 188 चेस हो गया। अगर हम चौथे मैच पर आए तो आप देखेंगे 200 रन बना। ठीक है, जो इस सीजन का पहला मैच था, नवीन उल हक ने विकेट्स निकाले पहले बॉलिंग पर। माइक के खाते में विकेट भी था, देखिए 1 विकेट 22 रन, मतलब 50 के आसपास पॉइंट इनका है ही। लेस्टर चेस नहीं कर पाई, लेकिन 186 यहाँ पर भी बने और वो भी 1 ओवर रहते। आरन लिली देखिए, मैंने आपको बताया कि इनकी बॉलिंग यहाँ पे काम पे आ जाती है। उन्होंने 29 रन भी बनाए और विकेट भी निकाला, साथ में इंग्लिश वगैरह है, पेसर्स का अपर हैंड। और आखिरी जो मैच हुआ यहाँ पर 168 बनाया था लेस्टर ने। बहुत अच्छा स्कोर नहीं है इस ग्राउंड की तुलना में, क्योंकि यहाँ पर रन्स काफ़ी बन जाते हैं। आपको स्टील दिख जाएंगे, लिली दिख जाएंगे, हिल दिख जाएंगे, और पेसर्स का अपर हैंड यहाँ पर भी है। डरहम उन्होंने चेस कर लिया। लिली की बॉलिंग यहाँ पर काम पे आ गई थी एकरमैन के साथ, और ये कुछ बॉलर्स थे जिन्होंने एक एक करके विकेट निकाला हुआ था। तो जो चीज़ आप देख सकते हैं कि रन्स तो यहाँ पे बन जाते हैं और काफ़ी बन जाते हैं, मतलब 190 के ऊपर भी हमने बनते हुए देखा है। चेस भी हो जाता है 170 180 का स्कोर। पेसर्स का अपर हैंड है। कुछ क्षेत्रों में आपको स्पिनर्स दिख रहे हैं, लेकिन मतलब जेन्युइन उस तरह से नहीं कि स्पिनर्स का कोई डोमिनेशन वगैरह, ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अभी परसेंटेज देख के हो सकता है आपको स्पिनर्स को ले भी लें, लेकिन उस तरह से खास नहीं। लेस्टर यहाँ पर पीछे रही अपनी बॉलिंग की वजह से, बैटिंग में तो फिर भी उन्होंने कुछ स्कोर खड़ा किया है। जो मैचेस वो हारे हैं आप देखेंगे यहाँ पर 170 उन्होंने चेस कर लिया था टीम ने, डिस्पाइट बिल्ड ओवर्स में डोमिनेशन कर लिया था। लेस्टर ने मैच को पकड़ लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी उनके हाथ से छूट गया मैच। उसके बाद यहाँ पर भी अपनी बॉलिंग की वजह से हारे थे, बैटिंग तो यहाँ पर अच्छा हुआ था। उसके बाद ये वाला मैच भी उन्होंने कंसीड किया था, लेकिन बैटिंग अच्छा हुआ तो उन्होंने जीत लिया। यहाँ पर तो चलिए मैच फंस गया था, और यहाँ पर जो वो जीते थे अपनी बैटिंग की वजह से ही जीते थे। बॉलिंग तो यहाँ पर भी खराब हुई थी, तो बॉलिंग उतना अच्छा नहीं हो रहा है जिसके आप देख सकते हैं। विकेट्स निकालना ना निकालना मैं नहीं कह रहा, लेकिन रन्स वो कंसीड कर रहे हैं, और अगर उनकी बैटिंग अच्छी कर गई तो वो मैच जीत रहे हैं, नहीं तो नहीं। ठीक है, बस यही कहानी है, इससे ज़्यादा कुछ यहाँ पर बता नहीं सकते हम। प्लेइंग 11 की बात करें तो लेस्टर की तरफ से ऐसा प्लेइंग 11 हो सकता है, इनमें से जो प्लेयर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। अभी देखिए एकरमैन की हिस्ट्री वगैरह सब कुछ सही है, ठीक है, और ये एक ऐसे प्लेयर है आप इनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, लेकिन क्या है कि थोड़े से इनकन्सिस्टेंट है, आउट ऑफ टच भी कुछ हद तक है बैटिंग से, बॉलिंग से काम पे आ जाते हैं। यही एक प्रॉब्लम है कि आप इनको चाह कर भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो टीम में तो हमारे ज़रूर से होंगे। उसके बाद आरन लिली जिनकी बॉलिंग यहाँ पे काम पे आ जाती है, ये भी हमारे टीम में होंगे। इंग्लिश तो डिफॉल्ट पिक है ही कि बी सेक्शन में, तो 3 प्लेयर्स यहाँ से हो गए। बैटिंग फर्स्ट में आपके पास 1-2 ऑप्शन होंगे, जिनमें से लुइस हिल और ऋषि पटेल का ऑप्शन है। ऋषि पटेल को 2 मैच पहले तक भी लोग ले रहे थे, लेकिन अभी उस तरह से कॉन्सिडर नहीं कर रहे हैं। अच्छी बॉलिंग चल रही है वारविकशायर की तरफ से, अगर आप नोटिस करेंगे तो आखिरी 2 मैच में शायद उन्होंने काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराई हुई है। तो उस हिसाब से अगर आप इनके मिडिल ऑर्डर में देखना चाहते हैं ना, मतलब लेस्टर की तरफ से, तो यहाँ पर स्टील के जगह पर आप, मतलब स्टील तो बैटिंग सिस्टम में है क्योंकि, तो अभी स्टील की जगह पर आप लुइस हिल और ऋषि पटेल में से किसी को ले सकते हैं। जैसे ऋषि पटेल को, क्योंकि लुइस हिल थोड़ा स्लो खेलते हैं, और यहाँ पर क्योंकि रन ज़्यादा बनाने होंगे तो स्लो खेलने के चक्कर में आउट, मतलब ज़्यादा हिट करने के चक्कर में आउट भी हो सकते हैं। तो ऋषि पटेल ने अभी तक जितने मौके उनको मिले थे पहले 2 मैच स्पेशली, बैटिंग से काफ़ी अच्छा करा हुआ था, तो आप इनको कंसिडर कर सकते हैं। किम्बर खेले थे पिछले मैच पर, लेकिन कुछ खास काम पे वो आए नहीं थे। नीचे ग्रिफिथ पार्किंसन नवीन उल हक है, आपके ऊपर है। आप अगर बॉलिंग फर्स्ट होती है तो नवीन उल हक को ले सकते हैं। ग्रिफिथ्स में हमेशा ही कहता हूँ कि ये ऐसे परफॉर्मर है, इनका कोई प्रेडिक्शन आप नहीं कर सकते। जिन दिन आप देखेंगे ना कि इनका सिलेक्शन परसेंटेज 10-20 के आसपास हो गया है, उसी दिन देखेंगे आप बंच में जो वो विकेट निकाल रहे हैं। नहीं तो 1 विकेट 0 विकेट से इनका जो है खाता खाली रह जाता है। लेकिन जिस दिन वो निकालते हैं वो बहुत ज़्यादा निकालते हैं, और वो तब निकालते हैं जब कोई इनसे एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहा। वारविकशायर की तरफ से बात करें तो इनकी बैटिंग मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। इनकी बैटिंग में मतलब आप दूर दूर तक देखेंगे तो आपको बैटिंग दिख जाएगी,
ठीक है। 8 पोलॉक सिलेक्शन परसेंटेज थोड़ा सा कम है, लेकिन काफ़ी अच्छा करके आए हैं लोअर डिवीजन क्रिकेट में भी, और ये काफ़ी तेज़ बैट्समैन माने जाते हैं। और लेस्टर की बॉलिंग अगर अच्छी नहीं है हिस्टोरिकली, यहाँ पर रन्स अगर बन जाते हैं, तो मुझे लगता है 8 पोलॉक को मैं अपनी टीम में ज़रूर लेकर चलना पसंद करूँगा। बाकी पीटर मलान ने रन बनाया हुआ है पिछले मैच पर, और काफ़ी स्टेबल बैट्समैन है, ये कुछ हिट और मिस टाइप के बैट्समैन नहीं है जिनके ऊपर आप मतलब कह सकते हैं कि नहीं एक मैच चले हैं, नहीं शायद नहीं चले। डिपेंडेबल बैट्समैन है। मैं नहीं कह रहा कि हर मैच में 50+ स्कोर बनाएंगे, लेकिन आप इनसे उम्मीद रख सकते हैं कि कंसिस्टेंट कुछ स्कोर्स आपको करके जाएंगे। उसके बाद विल रॉड्स ले पाना मुश्किल होगा इनको। सैम हेन मस्ट हैव है। ब्रेथवेट जिस तरह से टीम इनको इस्तेमाल कर रही है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाते हैं। उसके बाद वोक्स और माउसली है, माउसली ऊपर भी आ सकते हैं, काफ़ी अच्छे बैट्समैन हैं, पिछले सीजन में 50 स्कोर्स भी बनाए हुए थे, और बॉलिंग भी 1-2 ओवर की मिली जाती है। लेकिन वही बात है कि स्मॉल लीग में आप ले नहीं सकते अगर मतलब बहुत ही ज़्यादा कुछ स्पेस नहीं बच रहा है तो। वोक्स को भी बॉलर के तौर पे ही आप कंसिडर कर सकते हैं। नीचे अगर आप आएंगे तो बोर्जियस आप नहीं ले सकते स्मॉल लीग में। लिंडर लेग स्पिनर है, और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है डैनी ब्रिक्स। अगर आप सामने वाले टीम में देखेंगे तो आपको काफ़ी सारे राइट हैंड बैट्समैन दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन आपके लिए काम पे आ सकता है। हालांकि स्पिनर्स का बहुत ज़्यादा रोल नहीं देखा है मैंने, तो इसीलिए अगर आपको स्पिनर लेना है तो लेग स्पिनर को ही लेना, जैसे कि नीलॉट है जो इनको काफ़ी लोग ले भी रहे हैं। और बाकी बॉलरों में से क्रेग माइल्स जो भी काफ़ी अच्छा करके आ रहे हैं। अगर आपको कोई जेन्युइन बॉलर चाहिए, मतलब वोक्स तो चलिए ठीक है, वो तो बॉलर ऑप्शन है ही, लेकिन अगर आपको कोई बॉलिंग ऑप्शन से बॉलर चाहिए, मैं कह रहा हूँ, तो माइल्स को आप बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। ओवरऑल वार्विकशायर मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम नजर आ रही है, ठीक है। मतलब इनकी बैटिंग भी मुझे अच्छी नजर आ रही है, बॉलिंग चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन बैटिंग काफ़ी अच्छा नजर आ रहा है। और क्योंकि इस ग्राउंड पे रन बन जाते हैं, और लेस्टर की बॉलिंग के रिकॉर्ड्स भी बहुत अच्छे नहीं हैं, तो मैं जो टीम पर्सनली बनाऊंगा वार्विकशायर के बैट्समैनों को ज़्यादा रखूंगा, ठीक है। टॉस के ऊपर डिपेंड करता है कि लेस्टर की तरफ से हम कौन से बॉलिंग रखेंगे, नहीं तो इनके ऑलराउंडर सेक्शन में ही जो प्लेयर्स हैं वही हमारे लिए बॉलिंग पे भी काम पे आ जाएंगे, तो वहाँ पर भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कुछ प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि आप रिस्क ले सकते हो। अभी आपके ऊपर है कि आप रिस्क लेना चाहते हो या नहीं, क्योंकि अगर आप नहीं लेते हैं ना, तो लगभग परसेंटेज वाला टीम ही बन रहा है इनिशियली, जैसे मैंने देखा था, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या आप कर सकते हैं। कैप्टन बैट्समैन चॉइस की बात करें तो एकरमैन और इंग्लिश लेस्टर की तरफ से सेवेस्ट्री होंगे। उसके बाद नवीन उल हक और स्टील। अब लिली को भी यहाँ पर ले सकते हैं। नवीन उल हक को शायद कैप्टन नहीं बनाए, लिली ही होंगे। टीम में शायद सबके हो जाए, क्योंकि कंसिस्टेंटली विकेट निकाल रहे हैं, और यही बात है। और बाकी कैलम पर्किंसन और हिल और ऋषि पटेल में से आप किसी को कंसीडर कर सकते हो। टीम में ही देने की बात कर रहा हूँ मैं, कैप्टन फर्स्ट की नहीं। वाविशा का होकर ब्रैथवेट और हेन में होंगे, और सबके टीम में ये होने चाहिए। ब्रैथवेट मतलब जिस तरह का टीम इनको बैटिंग पे भेज रही है, जैसी बॉलिंग इनको मिल रही है, आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। और उसके बाद पीटर मलान और वोक्स। पीटर मलान पिछले मैच के बाद से अभी लोग इनको टीम में लेंगे ज़रूर। रिस्क लेना है तो पोलॉक बैट्समैनों में से और लिंडॉट ब्रिक्स में से कोई अगर आप स्पिनर देखना चाहते हैं तो आप उनको भी कंसीडर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। अच्छा, मैंने कुछ कैलकुलेटिव रिस्क यहाँ पर लिए हैं, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ रीज़न में क्या क्या है। पोलॉक को मैंने रखा है, रीज़न ये है कि ये काफ़ी अच्छे फॉर्म पर नजर आए हैं। इस सीजन में भी एक मैच रन उनका है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खाली हाथ चल रहे हैं, और इस ग्राउंड पे आप रन्स बनते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। और लेस्टर की बॉलिंग के रिकॉर्ड्स भी यहाँ पर निहायत ही बहुत अच्छे नहीं हैं, तो इसीलिए मैंने पोलॉक को यहाँ पर रखा है। पीटर मलान तो मेरे लिए है ही। आपके पास ऑप्शन क्या है? इन दोनों में से हो सकता है किसी एक को ही लोग रखें, तो ये एक थोड़ा सा रिस्क होगा। तो इन दोनों में से आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा सेफ जाना है तो आप समझ लीजिए इन दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करके, मुझे लगता नहीं है अगर वार्विकशायर पहले बैटिंग करती है ना तो किसी को भी लोग ड्रॉप करने वाले हैं। अब बाकी आपके ऊपर है, आप अगर रिस्क लेना चाहते हो तो मतलब सेफ जाना चाहते हो तो आप माउसली के साथ जा सकते हैं। थोड़ा सा नीचे ज़रूर बैटिंग आएंगे, लेकिन बैटिंग मिल जाएगी अगर आप पोलॉक और पीटर मलान में से किसी एक को छोड़ रहे हैं तो। उस हिसाब से आपके पास विल रॉड्स का भी ऑप्शन है। बिल्कुल लोग इनको भूल रहे हैं, बॉलिंग नहीं मिल रही है इसीलिए मैं इनको पिक करना नहीं चाहता, लेकिन ऑलराउंडर सेक्शन में होंगे इसीलिए, मतलब बैटिंग के पॉइंट देंगे इसीलिए मैं नहीं लेना चाहता। लेकिन इनके पास भी एबिलिटी है अच्छा इनिंग्स खेलने का। हालांकि इनके कोई रिकॉर्ड्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं इनिशियली नहीं लेना। बड़ी लीग के लिए सोच के रखना। छोटी लीग में आप माउसली को लेकर जा सकते हो, थोड़ा सा सेफ रहेंगे आप, क्योंकि ये बॉलिंग भी कर लेते हैं। इनिशियली मैं इन दोनों के लेकर चल रहा हूँ। उसके बाद तो सैम हेन है ही। 3 बैट्समैन हमारे लिए हो गए, तो नीचे मेरे लिए ब्रैथवेट आ गए हैं, जो थोड़ी सी बैटिंग कुशन और दे देंगे। बॉलरों में से मैंने लिनलॉट और माइल्स, ये दोनों मेरे लिए ज़्यादा प्रेफरेंस रखेंगे। लिनलॉट तो वैसे ही परसेंटेज बॉलर हैं और ये लेग स्पिनर भी होंगे, अगर मुझे एक स्पिनर चाहिए होगा तो मैं इनको ही प्रायोरिटी दूंगा। और माइल्स, जिनको लोग कम लोग ले रहे हैं, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छा करके आए हैं और इनके पास भी कंसिस्टेंट विकेट लेने की एबिलिटी है, ठीक है।
पार्किंसन को मैंने लिया है उनके रिकॉर्ड्स के बेसिस पर। अगर टीम पहले बॉलिंग करवाती है आप नवीन उलोक को भी ले सकते हो या फिर ग्रिफिथ्स को। मैं ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दूंगा, थोड़े से हिट और मिस टाइप है क्योंकि ये, तो इसीलिए बाकी पार्किंसन नवीन उलोक में से किसी को ले सकते हो। और अगर आपको परसेंटेज देखना है तो यहाँ पर डैनी ब्रिग्स। अच्छा, बेंच पे ओली स्टोन भी अवेलेबल होंगे और यहाँ से बैटिंग सेक्शन से डोमिनिक सिबली को शायद मैं नहीं कहूँ, लेकिन ओली स्टोन के रिकॉर्ड्स यहाँ पर आपने देखे हैं। थोड़ी सी बैटिंग कर सकते हैं, बैटिंग की बात भूल ही जाइए आप, बॉलिंग में है ये, लेकिन अगर आप चाहें तो ये अगर खेले तो ले सकते हैं, नहीं तो मैंने यहाँ पर इनिशियली पार्किंसन को रखा था, परसेंटेज प्लेयर डैनी ब्रिग्स होंगे। अच्छा, बाकी बात करें तो बैटिंग सेक्शन मैंने बिल्कुल ऋषि पटेल को रखा है। क्यों ऋषि पटेल को रखा है? क्योंकि यहाँ पर मैंने माइल्स को रखा है। अगर आप डैनी ब्रिग्स को भी ऐड कर लेते हैं तो 2 स्ट्राइक बॉलर्स आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे, ब्रेथवेट भी है, तो इसीलिए मैंने टॉप ऑर्डर से सिर्फ इंग्लिश को रखा है और एक्करमैन, लिली हैं, और बिल्कुल मैं नीचे आ गया हूँ जो डिपेंडेंसी में ज़्यादा दे रहे हैं, ठीक है, और उस सूची में ऋषि पटेल का नाम आ रहा है। बाकी अगर आपको सेफ जाना है यहाँ पर भी तो आपके पास स्टील का ऑप्शन है, लुइस हिल भी एक ऑप्शन होगा अगर आप कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन देखना चाहते हो तो। इसके सिवाय लोग जो कर रहे हैं कि वो वोक्स के साथ जा रहे हैं। वोक्स, मैं कोई अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन ये बात है कि ये बॉलिंग से ही मेजॉरिटी ऑफ द पॉइंट्स देंगे, बैटिंग में थोड़ा नीचे आ रहे हैं, ठीक है। ऑलरेडी मैंने 3 बॉलर लेके रखा हुआ है और इसीलिए मैं वोक्स के साथ नहीं जा रहा। अगर आप वोक्स को भी लेते हैं, समझ लीजिए ऋषि पटेल की जगह पर ही ले लो आप, क्योंकि यही हमारे लिए थोड़ा सा रिस्की है, तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा जो भी निहायत ही ख़राब नहीं लग रहा है। लेकिन तब क्या होगा कि आपके लिए एक्करमैन और लिली और इंग्लिश ये तीनों ही होंगे जिनको सब काम करना पड़ेगा, बैटिंग से भी और बॉलिंग से भी, इन दोनों को ही, मतलब एक्करमैन लिली को, ठीक है। बहुत बुरा ये कॉम्बिनेशन भी नज़र नहीं आ रहा है। इसके सिवाय जो ऑप्शन है आपके पास बैटिंग सेक्शन में, जैसे कि लोग स्टील के साथ जा रहे हैं, लेकिन कुछ खास इनका यहाँ पर रहा नहीं है। जब वो डरहम के ऊपर खेलते थे तब भी नहीं, और यहाँ पर भी नहीं। और इनकी बॉलिंग जो है, मतलब वार्विशर की जो बॉलिंग है वो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, इसीलिए मैं इनिशियली नहीं ले रहा था। परसेंटेज देख के जाना चाहते हो तो आप रख सकते हो, मैं कोई अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन कुछ तो आपको सोचना पड़ेगा। और इस हिसाब से लिली और एक्करमैन तो आप छोड़ नहीं सकते, लिली की बॉलिंग यहाँ पे काम पे आ जाती है। बॉलिंग में आप कैलम फर्ग्यूसन की जगह पर किसी और बॉलर को भी ले सकते हो रशिया की तरफ से, अगर आपको लग रहा है। नहीं तो लिनलॉर्ड तो होंगे ही आपकी टीम में, और माइल्स को मैंने रिस्क लिया है क्योंकि ये काफ़ी अच्छा करके आए हैं और इस पिच पे पेसर्स का ज़्यादा रोल है देन स्पिनर्स, इसीलिए। कैप्टन भास्कर चॉइस की बात करें तो देखिए, एक्करमैन मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, इनके जो मेमोरीज होंगे वो काफ़ी अच्छे होंगे और कंसिस्टेंटली पॉइंट वो इस ग्राउंड पर देखे जाते हैं। अब इनके साथ जा सकते हैं, लेकिन थोड़े से आउट ऑफ टच नज़र आ रहे हैं, और इस फिक्सचर में भी वो एक 7 विकेट वाला मैच छोड़ के बहुत बढ़िया इनके रिकॉर्ड्स रहा नहीं है। तो आप दूसरे परसेंटेज प्लेयर जो होंगे ब्रैथवेट, इनके साथ जा सकते हो क्योंकि इनको टीम जेन्युइनली यूज़ भी कर रही है और अच्छा कर भी रहे हैं ये। वाइस कैप्टनसी के लिए मुझे लगता है हेल इज़ द बेस्ट ऑप्शन। वैसे भी सबके टीम में होंगे, और इनका थोड़ा एडेड एडवांटेज अगर आपको लेना है तो कैप्टन भास्कर बनाने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा आपके पास। और इस फिक्सचर में भी और इस ग्राउंड पे भी इनके रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे रहे हैं हिस्टोरिकली, और फॉर्म पे तो है ही, तो कोई दिक्कत वाली बात वहाँ भी नहीं है, ठीक है। इसके सिवाय भी आरॉन लिली का भी ऑप्शन होगा जो इस ग्राउंड पे हमेशा ही काम पे आ जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है स्मॉल लीग में ये 3 ही आपके लिए अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं। थोड़ा सा अलग रह सकते हो तो आरॉन लिली को भी आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें, सारी एनालिसिस, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है एनालाइज करने के लिए, आप समझ सकते हैं जितना है जो है उसी हिसाब से ही मैंने ये टीम बना के दिखाया है आपको। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं आप, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन हो जाना क्योंकि लास्ट ओवर पे सारी अपडेट्स वगैरह वही भी आती हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।